नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, कैप्टन सफ्दर की गिरफ्तारी और कैप्टन सफ्दर की ज़मानत तो उससे रिलेटेड तो तमाम इश्यूज़ हैं, उस पर इतना कुछ वाविला हो चुका है, ख़ास करके जब बिलावल भुट्टो ने उस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पहले चीफ मिनिस्टर सिंध ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर बिलावल जरदारी भुट्टो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर ISPR की तरफ से उसका एक जवाब भी आया कि इसकी तहकीकात होगी। कि ऐसा लगता है कि कराची में जो PDM का कंबाइंड अपोजिशन पार्टीज़ का जलसा था वो तो बिल्कुल पस मंज़र में चला गया। उसकी अहमियत जो है वो बिल्कुल नज़रों से ओझल हो गई है और सारी की सारी सूरत हाल जो है वो कैप्टन सफ्दर की गिरफ्तारी और उसके सर्कमस्टांसेस पे मरकूज़ हो गई। तो हमारी कोशिश है आज की इस नशिस्त में कि हम लार्जर जो पॉलिटिक्स है पाकिस्तान की, कि हो क्या रहा है, अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान मामला कहाँ खड़े हैं और अपोजिशन क्या करना चाह रही है जब बार बार वो कहती है कि दिसंबर तक हुकूमत को गिरा दिया जाएगा। इस हवाले से हम बात कर सकें और प्रोग्राम की इस पहली नशिस्त में मेरे साथ मौजूद होंगे राना सनाउल्लाह साहब, जो ना सिर्फ PMLN के सीनियर लीडर हैं, पंजाब के लॉ मिनिस्टर और पंजाब के वज़ीर दाखिला रह चुके हैं। राना साहब मेरे साथ हैं। राना साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मोहतरमा क्या कह रही हैं, इस्तीफे देना आप लोग चाह रहे हैं, वो कोई और तरफ इशारा कर रही हैं, हुकूमत कैसे चली जाएगी दिसंबर तक? देखें, जिस हुकूमत का सरबराह जो है वो इंतकाम और नफ़रत में सिर्फ आलूदा ना हो बल्कि गर्क शुदा हो और उसकी हर सोच, उसका हर हुक्म, उसका हर अमल जो है वो नफ़रत पे मबनी हो, इंतकाम पे मबनी हो, वो गवर्नमेंट जो है वो किसी वक्त और किसी वाक़े से जो है वो जा सकती है। वो किसी वक्त भी कोई ऐसा अमल कर सकती है जिसके फार रीचिंग जो है वो असरात हो सकते हैं। अभी आप इस इक़दाम को ले लें कि इससे मकसद तो सिर्फ ये था कि आपने बिल्कुल दुरुस्त एनालिसिस किया कि जलसा जो है वो डिस्कस ना हो, जलसे में स्पीचेस जो है वो डिस्कस ना हो, मरियम नवाज़ की स्पीच जो है उसके ऊपर कमेंट ना हो, वो पस मंज़र में चला जाए। और ये कैप्टन सफ्दर के ख़िलाफ़ हमने जो मुकदमा दर्ज किया है और इसकी जो हम गिरफ़्तारी जिस अंदाज से करेंगे तो ये जो है वो हर चीज़ जो है ना वो डोमिनेट कर जाएगी। लेकिन अब उसमें गलती ये हुई कि एक तो जो बेडरूम का दरवाज़ा तोड़ा गया उसका मकसद तो शायद सिर्फ ये था कि एक ज़रा इस वाक़े की अहमियत बन जाएगी इस मुकदमे की, और दूसरा ये है कि मरियम नवाज़ साहबा को जो है वो खौफज़दा किया जा सकेगा। वरना आप मुझे ये बताएं डॉक्टर साहब कि जो मुकदमा है ही बेलेबल, जिसके सारे ऑफेंसेस जो है वो बेलेबल है, उसमें मुलज़म को अरेस्ट करने की क्या ज़रूरत है? और फिर किसी के बेडरूम में घुस के अरेस्ट करने की क्या ज़रूरत है? लेकिन वहाँ पे फिर गलती ये हुई कि ये उस यानी मुलज़म के बेडरूम में घुसते घुसते जो है वो मरियम नवाज़ साहबा का भी बेडरूम वही था, उसमें भी ये घुसे। उसका एक एंगल ये भी था और साथ ये जो है वो IG साहब के बेडरूम में घुस गए। अब वो IG साहब को जिस तरह से फिर जो है वो मजबूर किया गया, उसका रिएक्शन जो अब इस वक्त वहाँ पे सिंध पुलिस में आया है, पूरा डिपार्टमेंट जो है वो के ख़िलाफ़ खड़ा हो गया है और ये बड़ा अनप्रेसिडेंटेड है। यानी अब पुलिस ने भी इस बात से इनकार कर दिया है कि वो स्टेट अबव द स्टेट जो है उसका हुक्म नहीं मानेंगे। वो स्टेट का हुक्म तो मानेंगे, स्टेट अबव द स्टेट नहीं का हुक्म नहीं मानेंगे। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने ये बात जब की थी तो सारे लोग हमसे पूछ रहे थे कि जी ये स्टेट अबव द स्टेट क्या होती है, ये स्टेट तो विद इन स्टेट होती है। लेकिन आज राना साहब ये सारी दुनिया को समझ आ गया कि स्टेट अबव द स्टेट क्या होती है। राना साहब हमने इस पे थोड़ी सी तहकीक की। आपने देखा होगा तमाम टेलीविजन चैनल होटल कह रहे हैं, कोई टाइम नहीं बता रहा, ना नाम होटल का बता रहा है। ये अवारी टावर्स होटल है, सुबह कोई 7:00 की ये बात है। वहाँ और भी बहुत से गेस्ट हैं, वो सब बता रहे हैं कि कोई वहाँ पर ऐसा वायलेंट या शोर वोर का वाक़या नहीं हुआ। वो भी क्लियर नहीं है कि दरवाज़ा कब तोड़ा गया, क्योंकि मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा जो हैं उन्होंने खुद कहा कि दरवाज़ा उन्होंने नॉक किया, नॉक करके दरवाज़ा खोला, उसके बाद दरवाज़ा तोड़ने की क्या उनको ज़रूरत थी? दूसरा, आप लॉ मिनिस्टर रहे हैं, वज़ीर दाखिला भी आप हैं, पुलिस गिरफ्तार तो लोगों को करती रहती है। आपने खुद कहा कि ये कोई ऐसा सीरियस कोई ये मर्डर ऑफेंस तो था ही नहीं ना, मर्डर या रेप है। अगर वो गिरफ्तार हो भी जाते तो फिर बेल हो जानी थी उनकी। ये इतना बेलेबल क्यों बना दिया गया है? ये क्यों बन गया इतना बड़ा वाक़या? हाँ, तो मैं आपसे एग्री करता हूँ, आप तो वज़ीर कानून मेरा ख्याल है कि मरियम नवाज़ साहब को खौफज़दा करने की ये अटेम्प्ट थी।
देखें इस बात का मुझे एक्सपीरियंस है, डरने वाली हैं जब वो कि इस किस्म के मशवरे जो है वो हुकूमतों को मिलते रहा करते हैं कि जी अगर इस इवेंट की जो है वो अहमियत को कम करना है तो फिर ये इवेंट कर दिया जाए, अगर उस इवेंट की जो है वो अहमियत को कम करना है तो वो इवेंट कर दिया जाए। तो इस किस्म के मशवरे जो है ना वो जब भी आप गवर्नमेंट में हो या कोई मामला दरपेश हो तो इस किस्म के इवेंट्स जो है ना वो चलते हैं। ये मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस है। जहाँ तक आपने बात की जी, अगर दरवाज़ा खोल दिया तो उसमें जो है वो फिर तोड़ने की क्या ज़रूरत थी। आपने देखा होगा कि जो होटल्स के कमरे हैं उनको जब अंदर से लॉक किया जाता है तो उसमें थोड़ी सी स्पेस होती है, और वो आप दरवाज़ा खोलें तो वो खुलता नहीं है, बल्कि वो थोड़ी सी जो वो होती है जंजीर नमा चीज़, तो उससे थोड़ा दरवाज़ा आप कह रहे हैं लैच को तोड़ दिया, बाहर कौन है। लेकिन हाँ उसको तोड़ा है। वो बाद में जो है वो आप कह रहे हैं कि वो जो सेफ्टी लैच होती है उसको धक्का मारा गया। जी सेफ्टी लैच को तोड़ दिया, उसको तोड़ा गया क्योंकि कैप्टन सफदर साहब ने जब पीपल्स पार्टी जी राना साहब, आप तो जानते हैं, आप बार बार हुकूमत में ये है ना, ऐसा लगता है आप फेडरल गवर्नमेंट की तरफ कह रहे हैं, लेकिन सिंध में हुकूमत तो पीपल्स पार्टी की है, पुलिस भी उन्हीं की है, और बिलावल भुट्टो और सीएम ने जो इल्ज़ामात का इशारा लगाया वो भी इमरान खान हुकूमत में नहीं लगाया, वो तो रेंजर्स पे और इंटेलिजेंस पे और इस तरह की बात कर रहे हैं। अब से थोड़ी देर पहले जब बिलावल भुट्टो ने एक बड़ी ज़ोरदार किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने मास्क पहन के, तो उसके जवाब में आर्मी चीफ की तरफ से आया है कि भाई इसकी इन्वेस्टिगेशन हो, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से नहीं आया। तो ये तो फिर ऐसा लग रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ सिंध है। तो आप हुकूमत बार बार कह रहे हैं, हुकूमत का तो कोई लेना देना नजर ही नहीं आ रहा यहाँ पर। देखें इसमें यह है कि वफाकी हुकूमत जो है वो इसमें बहर तौर शामिल है, इस्टेब्लिशमेंट अपनी जगह पे, और क्योंकि वफाकी हुकूमत जिस पार्टी की है वो पार्टी बड़ा पेश थी इस मामले को पहले उठाने वाली, थाने का घेराव करने वाली, वो सारे मामलात में जो है वो मुलव्वस रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि स्टेट अबव द स्टेट, ये वो कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हुआ है। और आज पीपल्स पार्टी के MNAs जिनके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है वो आज हम अजलास में हमारे पास बैठे थे। अब क्योंकि उन्होंने इंक्वायरी जो है वो बिठाई है और उस इंक्वायरी का रिज़ल्ट उन्होंने कहा है कि हम आवाम से शेयर करेंगे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने ये बात की है, मुराद अली शाह साहब ने बात की है। तो ये पर अब हमारे लिए मुनासिब नहीं है कि हम उनसे मिलने वाली इन्फॉर्मेशन को जो है वो उनसे पहले जो है वो उसको जो है वो ऑन एयर करें। वो तो जिस तरह से वो IG के साथ पेश आने वाले वाक़या का जिक्र कर रहे हैं वो तो इतना शर्मनाक है और इतना जो है वो यानी बंदा बिलीव नहीं कर सकता कि एक सूबे के एक पुलिस एक डिपार्टमेंट के सरबराह के साथ जो है वो इस तरह भी हो सकता है और उसके ऊपर फिर रिएक्शन आना जो है। अच्छा, अब लेकिन राना साहब ये सारी राना साहब ये जो सारा इल्ज़ामात हैं IGP साहब के हवाले से, ये भी सिंध की पॉलिटिकल गवर्नमेंट की तरफ से आ रहे हैं। ना तो IGP साहब ने खुद कोई ऐसी बात कही है, ना पुलिस के और सोर्सेज ऐसी कोई बात कह रहे हैं। उनका छुट्टी पे चले जाना वगैरह भी क्लियरली एक पॉलिटिकल एक्ट लग रहा है। आखिर आप भी समझ देखने वाले हैं, हम भी कुछ समझ रहे हैं कि ये तो सिंध हुकूमत कर रही है ना सारा कुछ, कि IGP छुट्टी पे जा रहे हैं, एडिशनल IGP छुट्टी पे जा रहे हैं। ये तो एक पॉलिटिकल टसल लग रही है बिटवीन सेंटर और प्रोविंस में, और हमेशा ही रही है। मुझे एक इसका गवर्नमेंट के साथ तो वैसे भी कोई ताल्लुक नजर नहीं आ रहा। मुझे एक MNA साहब, मुझे डॉक्टर साहब एक MNA साहब जिनका सिंध से तल्लुक है, उन्होंने सर मेरे साथ ही बात नहीं की। जब वो बात कर रहे थे वहाँ पे लॉबी में कुछ 4-5 MNAs और भी थे, वो सुन रहे थे। तो उन्होंने बड़ा तल्लक क्लेम किया कि उनका बड़ा ज़ाती तल्लक है IG साहब से, और उन्होंने उसके बाद बताया कि उन्होंने मुझे ख़ुद बताया है कि मुझे मेरे बेडरूम से जो है वो उठा के ले जाया गया है और मुझे ज़बरदस्ती जो है वो घर से जो है वो मूव करवाया गया है। तो अब ये बातें जो हैं, अब ये बातें क्योंकि इंक्वायरी में अगर इसको अब हम वेरीफाई तो चले नहीं कर सकते, बड़ी तशवीशनाक है। हाँ ठीक।
अच्छा राणा साहब, लेकिन फिर भी ये ना कि इंक्वायरी तो फिर वो, अब जब आपने देखा कि इंक्वायरी कहाँ ऑर्डर हो रही है, और ये तो फिर एक जो फेडरल इदारे हैं या इस्टेब्लिशमेंट के इदारे हैं उनके और सिंध हुकूमत के दरमियान का एक झगड़ा है, क्योंकि अब तो ये कोई ढकी चुपी बात नहीं है। सीएम सिंध भी ये कह रहे हैं, बिलावल भुट्टो भी ये कह रहे हैं, आर्मी चीफ की स्टेटमेंट आ गई है, अभी पता चल रहा है, टिकट चल रहा है कि आर्मी चीफ ने बिलावल को कॉल कर दिया है। लेकिन आप लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं इमरान खान हुकूमत, तो इसमें कहीं नजर ही नहीं आ रही पूरे वाक़े में। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये तो फिर है ही नहीं, इसका तो ताल्लुक ही नहीं है। नहीं, इमरान खान, ये तो इमरान खान को हम इसलिए तो कठपुतली कहते हैं, यानी ये इमरान खान जो है ये अच्छा। इसको कठपुतली किस लिए कहते हैं? ये ऐसी कठपुतली है कि ये काम बिगाड़ती है, गालियां निकालती है, नफरत फैलाती है, इंतकाम लेती है, और उसके बाद और उसके लिए जो है वो, आप मुझे ये बताएं कि मेरे ख़िलाफ़ जो मुकदमा कायम हुआ था उसमें इमरान खान खुद जो है वो बैठ के ट्रेनिंग करवाता रहा है। डीजी ANF इसके पास बैठे होते थे, शहजार अफरीदी और फिरदौस आशिक अवान, और ख़ुद हाथ में कागज़ पकड़े हुए उनकी ट्रेनिंग करवा रहे हैं कि जनाब आपने जाके इस तरह से इस जाली केस को प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिफेंड करना है। तो ये इमरान खान करवा रहे थे कि शहरयार अफरीदी खराब होता है तो फिर जो है ये फिर ये गायब हो जाते हैं, फिर नजर ही नहीं आते, फिर वो आर्मी चीफ को जो है वो मुदाखलत करना पड़ती है। पनामा का वाकया हो तब भी उसकी ब्रीफिंग जो है वो आर्मी चीफ को देनी पड़ती है। तो अगर गिलगित बल्तिस्तान का मामला खराब हो, अच्छा राणा साहब, आप लोग जो है वो जुबानी अंदाज में, तो फिर राणा साहब आप लोग ये कह रहे हैं कि PMLN, लेकिन राणा साहब फिर आप ये कह रहे हैं कि PMLN का झगड़ा, और ये बात दोहरा रहे हैं आप लोग जलसों में भी कि PMLN का मुकाबला या झगड़ा जो है वो इमरान खान के साथ नहीं है बल्कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ, ये आप कह रहे हैं। देखें, उसमें यह है कि इसे जो है एक नाहल और नालायक आदमी को जो इंतकाम और नफ़रत में गर्क हो चुका है या हुआ है, उसे इस जगह पे बैठाने की क्या ज़रूरत थी जो है वो लोगों को सो बेसिकली आप कह रहे हैं कि इसको बिठाया हुआ है, इसके तो साथ शामिल राणा साहब करवाने आप लोग हटाना चाह रहे हैं इसको, प्राइम मिनिस्टर को किसी तरह से कोई इंटरिम गवर्नमेंट आ जाए, ये मंसूबा साजी है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। हम कोई गैर आईनी गैर कानूनी अमल नहीं चाहते, हमारी कोई लड़ाई नहीं है किसी अदारे, हम किसी शख्सियत पर्सनैलिटी के ख़िलाफ़ नहीं हैं। हम जो हो चुका सो हो चुका, ये मियां नवाज शरीफ साहब की भी तीनों बल्कि चारों स्पीचेस से ये बात वाज़ेह है। हम चाहते हैं कि आएँ इस मुल्क को, इस कौम को किसी किनारे लगाने, इस मुल्क को बचाने के लिए जो है हम आज से जो है वो दुरुस्त सिमत जो है वो अपने सफ़र का आगाज़ करें, और उसका पहला पड़ाव जो है वो है फ्री फेयर इलेक्शन, पीपल्स विल, उसको लें और उसके मुताबिक जो है वो अमल करें। तो आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है वो करवाएं, उसके बाद अगर यही जीत जाए, ये देखें मैं ये बड़ी बात करने लगा हूँ, उसमें अगर PTI जीत जाए, हम जो है वो इनको सर पे बैठाएंगे और इनको कहेंगे कि जी आएँ, आपके 5 साल टेन्योर की भी हम हिफाजत करते हैं, और आप जो मुल्क और कौम की खिदमत करनी चाहते हैं उसमें भी हम आपके साथ हैं। हम तो अब भी इसके साथ थे, हमारे पार्टी के सदर, अपोजिशन लीडर ने तो अब भी इनको कहा कि आए बैठ के जो है वो चार्टर ऑफ इकोनॉमी करें। सर आपने अभी भी कहा ना कि कठपुतली है, तो और फिर आपने ये कहा कि भी इस कठपुतली को बिठाया हुआ है, तो इशारा है कि इस्टेब्लिशमेंट ने बिठाया है, आपके और लोग ज़्यादा खुल के बात करते हैं, मोहतरमा मरियम नवाज ज़्यादा खुल के बात करती हैं, तो फिर इस कठपुतली जिसको आप प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं, इसको गिराने आप चाह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट इसको किसी तरह से गिरा दे ताकि इलेक्शन हो, ये कह रहे हैं आप लोग, ये गोल है? देखें, इसमें जो है ये बड़ी वाज़ेह बात है, इस्टेब्लिशमेंट जो है वो जो है वो गिराए बगैर भी और गिरा के भी जो है वो कोई भी एक जो है, अगर ये बात, ये मुतालबा जो है PDM का या अपोजिशन का, अगर इसको तस्लीम कर लिया जाए तो फिर उसके ऊपर लाजमी बात है कि फिर बैठ के बात होगी, फिर तरीकाकार क्या होगा। अब देखें ना, ये आदमी तो ऐसा है, ये तो अपोजिशन के साथ बात ही करने को लेकिन कौन सा मुतालबा, यानी ये तो फोन करने को तैयार नहीं है, बैठने को तैयार नहीं है, इसके साथ कैसे मामला हो? नहीं, लेकिन साहब
ऑपोजिशंस तो इस किस्म के मुतालबे करती रहती हैं जलसों में, या 10-15-20 हज़ार लोग कहीं आ जाएं या टीवी प्रोग्राम में, उस मुतालबे पे क्या हुकूमतें चली जाती हैं कि आपने मुतालबा किया और हुकूमत ख़त्म हो जाए, एस्टैब्लिशमेंट हुकूमत गिरा दे? ये किस तरह की बात हुई? देखें, बात यह है कि मियां नवाज शरीफ साहब की जो स्पीच है, PMLN का हर फर्द PMLN की लीडरशिप जो है उसके एक एक लफ्ज़ को इंडोर्स करती है, और अब जो सूरत हाल है वो उस नहज तक आन पहुंची है कि ये मामला तो आगे इससे पहले अगर चलते भी रहे हैं 70 साल 40 साल, अब ये चलने वाले नहीं हैं। अब हमें इन चीज़ों को एक दिन तो आके इन चीज़ों ने ख़त्म होना था। आप मुझे ये बताएं कि अब जब सिंध पुलिस जो है वो खड़ी हो गई है कि वो गलत काम जो है वो और जा जो है वो कोर्सिवली जो है वो कोई अमल करने को तैयार नहीं है, तो कल को नैब के लोग भी खड़े हो जाएंगे, परसों को पंजाब पुलिस भी खड़ी हो जाएगी, उसके बाद को और डिपार्टमेंट भी खड़ा हो जाएगा। अब ये काम नहीं चलेगा। लेकिन अब जब लोगों को नजर आ रहा है राणा साहब कि ये जो है ये कानून और आइन का मजाक उड़ाया जा रहा है और मुल्क को तबाही की तरफ धकेला जा रहा है, तो फिर लोग खड़े हो जाएंगे। राणा साहब, आप तो लॉ मिनिस्टर और रहे, इंटीरियर मिनिस्टर रहे हैं, कानून और आइन की बात कर रहे हैं, लेकिन नवाज शरीफ साहब जो हैं वो तो एब्सकॉन्डर हो चुके हैं, कन्विक्टेड हैं, लंदन चले गए बीमारी का बहाना करके, उन्होंने कोई अपना कराया भी नहीं ट्रीटमेंट, वहाँ से आ भी नहीं रहे, अब वो बीमार हैं भी नहीं हैं, वो आने से भी इनकार कर रहे हैं। तो ये आपका एम्फसाइज करना लॉ, कानून, कॉन्स्टिट्यूशन, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, अदालतें और सारी चीज़ें, ये चीज़ें आपस में कैसे जुड़ती हैं? ये 2+2 कैसे होता है जब आप तो खुद ही नहीं मानते किसी कानून का? यानी आप जो कह रहे हैं उसका मतलब है कि सारा ही सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का सारा सिलसिला भी लपेटा जाएगा। देखें, अपना डॉक्टर साहब, आप तो बयान कर रहे हैं ना दूसरी तरफ का सर, आवाम की नज़र में, लोगों की नज़र में, वो जो आदमी जो 35 रुपए किलो आटे की बजाय 75 रुपए किलो ख़रीद रहा है, वो जो चीनी जिसे 50 रुपए की बजाय 110 रुपए किलो मिल रही है, वो अद्वियात जिसे जो है वो 6 गुना महंगी मिल रही हैं, वो कारोबारी आदमी जिसकी फैक्ट्री नहीं चल रही, वो दुकानदार जिसकी दुकान नहीं चल रही, वो मज़दूर जिसे मजदूरी नहीं मिल रही, वो बेरोज़गार जिसे रोज़गार नहीं मिल रहा, वो समझता है कि मियाँ नवाज शरीफ इस कौम का मोहसिन है, उसने इस मुल्क को एटमी कुव्वत बनाया, उसने इस मुल्क में जो है वो CPEC लेके आया, उसके दौर में मुल्क जो है वो तरक्की कर रहा था, उसके ख़िलाफ़ साजिश हुई, उसे गलत रेफरेंस उसके ख़िलाफ़ बनवाए गए और उसे गलत सज़ा दिलाई गई, और जब उसकी तस्दीक वो जज करता है जिसने सज़ा दी है कि मुझे ब्लैकमेल किया गया, मुझे ज़ोर दे के वो उन हस्तियों के नाम ले रहा है कि जिसको मैं जानते हुए भी जो मैं कह रहा हूँ कि जिस दिन ये बात करनी हुई, ये इस्तेहकाक जो है वो मियाँ नवाज शरीफ का है कि वो कह रहा है कि मुझे मियाँ साहब, मुझे कहा जा रहा था कि 14-14 साल सजा दो दोनों रेफरेंस में, तो मैंने तो मियाँ साहब ये देखें ना कोई सबूत है ना कोई एविडेंस है, मैंने तो फिर भी आपको एक में बरी कर दिया और एक में 7 साल सजा दी है, तो मुझे तो कहा जा रहा था कि 14-14 साल सजा दो, और जिसका वो नाम ले रहा था उसको सभी जानते हैं पर भी कि वो कौन था। लेकिन राणा साहब वहां पर तो अब उसके बाद आप कह रहे हैं कि जी वो मफरूर है, जी फलां है, जी फलां है। लोग तो ये नहीं समझते, लोग ये नहीं समझते, लोग उसे मजलूम समझते हैं। राणा साहब प्रॉब्लम ये है कि उसके साथ जुल्म हुआ है। आपने उनकी पोस्टिंग करवाई अकाउंटेबिलिटी कोड 2 में, उनको पिंडी से उनकी पोस्टिंग करवाई, गलत है, उनके पास ट्रांसफर करवाया, वहां ये भी गलत है कि अरशद मलिक कोलूजन ही, ये सब फ्रॉड और गलत है, ये गलत है, ये फैक्ट्स नहीं है, ये गलत है, ये गलत है। ना ना ना, ये फैक्ट्स बिल्कुल अदरवाइज है, ये बिल्कुल अदरवाइज फैक्ट्स है। उसे पोस्ट इसलिए करवाया गया कि ऐसा बंदा मलिक की ट्रांसफर जिसकी वीडियो मौजूद हो, जिसके किसी फाइल मौजूद हो, वही काम कर सकता है ऐसे। उसे पोस्ट करवाने वाले भी वही हैं जो सजा दिलवाने वाले हैं। सर तो ख्वाजा हारिस साहब ने एप्लीकेशन मूव की ना जज बशीर के खिलाफ कि हम इन पे ट्रस्ट नहीं करते क्योंकि इनका माइंड ऑब्वियस है, इसलिए अरशद मलिक के पास केस लगाया जाए। वो तो ख्वाजा हारिस साहब तो इस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल में नहीं होंगे, अगर आपको उन पे भी शक है तो वो एक और बात है। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है, नहीं, वो एक लीगल पॉइंट था, उसको ऐसे ये एग्जैजरेट कर रहे हैं
कि जब एक फ़ैसला वो एक फरीक के ख़िलाफ़ दे चुके थे, उसके बाद वो दूसरा केस सुन नहीं सकते थे। दैट वाज ए लीगल पॉइंट। और फिर इनको नहीं तो आपने पसंद किया ना अरशद मलिक को? फिर वो खुद बता रहा है, तो सुने, अरशद मलिक खुद बता रहा है उस वीडियो में कि मेरे रिटायरिंग रूम में आके कौन कौन बैठा, उन्होंने जो है वो कंप्यूटर पे मुझे क्या दिखाया, उसके बाद मेरे ऊपर फिर क्या असरात हुए, सही, उसके बाद मेरी किस तरह से निगरानी होती रही। राज साहब, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन है, इस पे पूरा प्रोग्राम होना चाहिए था, लेकिन ये 20 मिनट थे मौजूद है उसमें। बहुत दिलचस्प राना साहब, बहुत दिलचस्प ये डिस्कशन है, लेकिन अभी अनफॉर्चुनेटली 20 मिनट का ये सेगमेंट था। बहुत दिलचस्प आपने चीज़ें इसमें बताई हैं। अब फैसला ज़ाहिर है सुनने वालों का और आवाम का है। बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। एक नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद प्रोग्राम के दूसरे और तीसरे हिस्से की तरफ चलते हैं इसी डिस्कशन के साथ आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। नाज़रीन, अंग्रेजी ज़ुबान में एक मुहावरा है, स्टॉर्म इन द टी कप, यानी चाय के प्याली के अंदर जो तूफ़ान मचाया जाता है, एक वो मुहावरा है। फिर एक और मुहावरा है, इसे कहते हैं, जो शेक्सपियर का था, मच अडू अबाउट नथिंग। मेरे ख्याल शेक्सपियर का एक ड्रामा था थिएट्रिकल, मच अडू अबाउट नथिंग। कराची में कैप्टन सफ्दर की गिरफ्तारी और रिहाई और वो चंद घंटे का जो सारा सीन है, उस पर जिस किस्म की पोजीशन सिंध हुकूमत ने ले ली है, जिस किस्म की पोजीशन बिलावल भुट्टो ने ले ली है, जिस किस्म का रद्द-ए-अमल यहाँ से हो रहा है पाकिस्तान की गवर्नमेंट के इदारों की तरफ से, वो हर जी शऊर शख्स की तरह के लिए, हर सोचने वाले आदमी के लिए बहुत ज़्यादा हैरान कुन है, बहुत परेशान कुन है ये सूरत हाल कि एक टोटल नॉन इशू जो है वो एक 22 करोड़ के मुल्क के लिए, जिसकी कम से कम 5 सूबे हैं, उसके पास एक डिपेंडेंट टेरिटरीज़ हैं, जो न्यूक्लियर कंट्री है, जिसके पास 500,000 से ज़्यादा की स्टैंडिंग आर्मी है, जिसकी इतना बड़ा जो मुल्क है, उस मुल्क में एक कैप्टन सफ्दर की गिरफ्तारी और दरवाज़ा और ये सारी चीज़ें, टूटा कि नहीं टूटा, ये गिरफ्तारी होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए थी, ये इतना बड़ा एक स्टॉर्म इन द टी कप है कि इसको जो भी शख्स देखेगा, आज जो इसको देख रहा है शायद उसको आज इसको ना समझ आए, लेकिन कुछ अरसे के बाद देखेगा तो उसे हैरानगी होगी कि ये कैसे मुमकिन है कि एक नॉन इशू जो है वो इतनी बड़ी सूरत हाल इख्तियार कर जाए। और ये सारा का सारा स्टॉर्म इन द टी कप जो है हमारे टेलीविज़न चैनल्स और उनके प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हो रहा है। यहीं स्टेटमेंट दी जा रही हैं, यहीं काउंटर स्टेटमेंट दी जा रही हैं, यहीं से बयानात नशर किए जा रहे हैं, वरना मुमलकत खुदादाद के 22 करोड़ लोग जो हैं वो अपनी ज़िंदगी का काम कर रहे हैं, वो आलमन इससे टोटली लाताल्लुक़ हैं। सिर्फ टेलीविज़न के ज़रिए उनकी ज़िंदगियों के अंदर, उनके घरों के अंदर, उनके ड्राइंग रूम में, उनके बेडरूम के अंदर एक हैजान की कैफियत जो है वो पैदा की जा रही है। और मैं आपसे मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि मैं बहुत हैरान हूँ और हैरान और परेशान हूँ और हैरान हूँ कि और हैरान हो रहा हूँ कि ये क्या ड्रामा हो रहा है और इस ड्रामे के पीछे किस किस्म की हकीकत जो है वो है, यहाँ क्या करने की कोई क्या कोशिश कर रहा है, ये कुछ समझ मुझे नहीं आ रही। मुझे इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के प्रोमिनेंट तज्ज़ियाकार जनाब सईद काजी साहब, उनके साथ ही मुझे ज्वाइन कर सकेंगे अवैस तौहीद साहब जो कॉलमनिस्ट भी हैं, राइटर भी हैं, इरशाद आरिफ साहब जो एडिटर हैं, कॉलमनिस्ट हैं। मुझे सब तीनों बड़े इंटेलेक्चुअल ज्वाइन कर रहे हैं। मैं डिस्कशन का आगाज़ करता हूँ। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माई गेस्ट। ये इरशाद आरिफ साहब, आपको क्या समझ आ रही है ये कैप्टन सफ्दर की गिरफ्तारी जो है, मतलब ये इतना बड़ा वाक़या कैसे बन गया पाकिस्तान की सियासी तारीख में? जनाब डॉक्टर साहब, ये एक साजिश है जो 18वीं तरमीम से शुरू होती है और ये उसको आगे बढ़ाया जा रहा है विफाक के ख़िलाफ़, विफाक के मुतलका इदारों के ख़िलाफ़, सिक्योरिटी इदारों के ख़िलाफ़। इस वाक़े को ले लेते हैं। जनाब IG साहब के बकौल और मुराद अली शाह साहब और बिलावल भुट्टो के बकौल 2 आदमी आते हैं रेंजर्स के और एक IG को किडनैप करके चले जाते हैं। यानी IG के कोठी पर ना कोई सिक्योरिटी है, ना कोई उसका ज़ाती मुलाजिम है। 2 आदमी एक IG को, सूबे के सरबराह को, जो एक बावर्दी शख्स है, उसको किडनैप करके ले जाते हैं। वो इतना जुर्रतमंद, ताकतवर है कि आज वो 15 दिन की छुट्टी पर जा रहा है, लेकिन कल उसके 36 घंटे या 48 घंटे गुजरते हैं। इस दौरान ना FIR दर्ज करता है अपने किडनैपर के ख़िलाफ़, ना कोई और स्टेटमेंट देता है, और ना ही वहाँ अगर वो इनकार नहीं कर सकता था, तो वहाँ इनकार करना चाहिए था उस जुर्रतमंद आदमी को, एक बागैरत आदमी को, कानून पसंद आदमी को। अगर नहीं कर सका तो उसके बाद वो 24 घंटे 36 घंटे खामोश क्यों रहा? और फिर गिरफ़्तारी भी सफदर साहब की हो जाती है। ये सारा ड्रामा है। और फिर ISP की सतह तक के लोग जो हैं वो छुट्टी पर जा रहे हैं। ये
जो सिंध गवर्नमेंट ने एक ड्रामा क्रिएट किया है, उसको बुलाया गया होगा, रेंजर्स के अफसर ने बुलाया होगा, मैं मान लेता हूँ, इसलिए कि रेंजर्स वहाँ तैनात है, लॉ एंड ऑर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ तैनात है, बाकायदा सूबाई हुकूमत की इजाज़त से, सूबाई हुकूमत की दरख्वास्त पर, और मज़ार कायद की सिक्योरिटी रेंजर्स के पास है। अगर वहाँ कोई वाक़या होता है और इतना टाइम गुजर जाता है और कोई कार्रवाई पुलिस नहीं करती, थाना नहीं करता, तो आईजी से कहा जा सकता है कि जनाब ये कार्रवाई होनी चाहिए, ये रजिस्टर कराने के लिए कि आइंदा कोई इस किस्म का वाक़या नहीं होना चाहिए मज़ार कैद पर। इससे पहले नहीं हुआ है। ये कहा जा रहा है कि इमरान खान, जो भी वाक़यात हुल्लड़बाजी होती रही है वो मज़ार कैद से बाहर अहाते में होती रही है। मज़ार कैद के अंदर कभी भी, मुझे 40-42 साल हो गए सहाफ़त में, मुझे तो याद नहीं है कि ऐसा कोई वाक़या अंदर हुआ हो। एक वाक़या होता है, रेंजर्स वाले कहते हैं कि जी इसकी FIR दर्ज करके कार्रवाई करें, IG साहब सोए हुए हैं भंग पी के, और उसके बाद उनकी गैरत, यानी मज़ार कैद की बेहुरमती पर उनकी गैरत नहीं जागती, उनका जो फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ की अदायगी का उनको ख्याल नहीं आता, और आज वो सारी गैरत जाग पड़ती है। एक पहलू इसका ये है। दूसरा ये है कि बिलावल भुट्टो साहब और मुराद अली शाह और ये सारे पुलिस अफसरान जो हैं उस नैरेटिव को सपोर्ट कर रहे हैं जो मियाँ नवाज शरीफ साहब दे रहे हैं कि स्टेट विद इन स्टेट है, स्टेट ओवर स्टेट है। बेसिकली ये साजिश ये है कि फ़ौज के ख़िलाफ़, फ़ौज के मुतल्लिका इदारों, रेंजर्स के ख़िलाफ़ ये फ़ज़ा पैदा की जाए कि जनाब रेंजर्स का जो सेक्टर हेड क्वार्टर कमांडर है उसके सामने IG की भी नहीं चलती, सूबाई हुकूमत की भी नहीं चलती, जो वो चाहें हुक्म दे देते हैं। और मज़ार कैद की बेहुरमती पर क्या नैरेटिव दिया जा रहा है? राना सनाउल्लाह साहब का बयान है कि जनाब लोग तो रोज़ा रसूल पर भी गालियाँ देते हैं। यानी बात हमें करते हुए मैं अब क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, वहाँ रोज़ा रसूल के सामने कोई मुसलमान ऊँची आवाज़ से बात नहीं करता जी, वहाँ ऊंची आवाज़ से बात कोई नहीं करता, और ये कह रहे हैं वहाँ गालियाँ देते हैं लोग खड़े होकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक पर। यानी ये मुआसरत दी जा रही है। नहीं, वो पता नहीं क्या बात कर रहे हैं, खुदा ना खास्ता अल्लाह माफ़ करे, क्यों ऐसी बात करें। अवैस तौहीद साहब, आप कराची शहर में हैं, रेंजर्स जो है उसकी ज़िम्मेदारी है, रेंजर्स ही कस्टोडियन और रिस्पॉन्सिबल है, जो हमें समझ आता है मज़ार कायद की। और मज़ार कायद पे कानून भी एक ऑर्डिनेंस एग्जिस्ट करता है 1970-71 से, जिसकी किसी ने खिलाफ वर्जी नहीं की, और उसकी खिलाफ वर्जी कोई भी शख्स करता तो वो ज़ाहिर है गिरफ्तार होता, फिर उसकी बेल होती। अब कैप्टन सफदर को सिंध की पुलिस गिरफ्तार अगर नहीं करती, बिकॉज ज़ाहिर है कि सिंध की हुकूमत की इजाज़त नहीं होगी, वो गिरफ्तार नहीं करती, उनको रेंजर्स की तरफ से प्रेशर आता है जो हमें समझ आए, वो फिर गिरफ्तार कर लेते हैं। ये हमने वेरीफाई कर लिया, होटल से अवारी टावर था, वहाँ पुलिस ही गई है गिरफ्तार करने के लिए, वहाँ रेंजर्स तो गई नहीं गिरफ्तार करने के लिए। ये दरवाज़ा तोड़ने का वाक़या वेरीफाई नहीं हो पा रहा, ना होटल के एडमिनिस्ट्रेशन इस पर कोई कॉमेंट कर पा रही है, ना वहाँ पे जो गेस्ट हैं उनको किसी चीज़ का पता है। ये जो सारा वाक़या इतना ऑर्केस्ट्रेट हो गया है, ये क्या, इसको अवैस तौहीद साहब कैसे आप इसको एक्सप्लेन करेंगे? ये एक टेलीविज़न ड्रामा है, ये हम सोप ओपरा रन कर रहे हैं यहाँ पाकिस्तान में, ये नोवेला है लैटिन अमेरिकन, ये है क्या? डॉक्टर साहब देखिए, एक तो ये जो कैप्टन रिटायर्ड सफदर साहब हैं, ये तो लाइबिलिटी हैं नून लीग की पॉलिटिक्स में भी, शरीफ खानदान की पॉलिटिक्स में भी, और ये कंट्रोवर्शियल कैरेक्टर रहे हैं। और इनके एक स्टूपिड एक्ट को जो हमारे फाउंडिंग फादर कायद मोहम्मद अली जिन्ना साहब के मज़ार के अंदर जो इन्होंने नारेबाजी की और हुल्लड़बाजी की, उसको देखें ना, उसके पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन भी तो देखें ना। अगर आपने आउट ऑफ प्रोपोर्शन उसको सबसे बड़ा बना दिया, पूरी PTI की जो सूबाई क़यादत थी वो चढ़ दौड़ी वो इसी नैरेटिव पे, अरे भाई सोशल मीडिया पे कर लें, मीडिया पे कर लीजिए, और कहीं कर लें, आप थाने भी जा रहे हैं, आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी कर रहे हैं। आपने इतना बड़ा उसको शख्सियत बना दिया और इतना वाक़े को बड़ा बना दिया, और उसके बाद फिर देखिए ये बड़ा संजीदा मामला है। मैं नहीं समझता कि ये कोई इसके कॉन्सिक्वेंसेस कोई बहुत मामूली हैं। ये पहली दफ़ा है तारीख के अंदर, इरशाद आरिफ साहब करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ये तारीख में पहली दफ़ा है कि सिविल सर्वेंट जो है उन्होंने एक तरह से विफाक के खिलाफ, इदारों के खिलाफ बाकायदा अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर किया है। सही गलत उस बहस में मैं और आप यहाँ पे मीडिया ट्रायल तो नहीं कर सकते ना, लेकिन वो तो फिर सिंध हुकूमत नहीं सिविल सर्वेंट से किया, ये सिंध हुकूमत करवा रही है।
नहीं, अवैस तौहीद ये तो सिंध हुकूमत करवाते नजर आ रही है ना, सिविल सर्वेंट्स कहाँ करते हैं ऐसी चीजें? देखिए डॉक्टर साहब, ऑन द फेस ऑफ इट आप समझते हैं कि ये कंस्पिरेसी ऑर्केस्ट्रेटेड बाय सिंध गवर्नमेंट। मैं ऑन द फेस ऑफ इट मैं समझता हूं कि इतने मैं तो बिल्कुल यही समझता हूं, सिविल सर्वेंट कहाँ करते हैं ऐसी चीजें? और पे जाती तौर पे मैं काफी लोगों को जानता हूं जो वॉर एंड टेरर के अंदर ISI MI हमारे इदारों के साथ लड़े हैं, कुछ इसके अंदर जख्मी हुए। तो ये अलग बात है कि वो सारे के सारे जो हैं 40-50 लोग जो है सीनियर पुलिस ऑफिसर्स वो इन प्रोटेस्ट जो है वो छुट्टियों पे चले जाएं, ये कोई आसान बात नहीं है। और इसी वजह से सीरियसनेस को लेते हुए हमारे आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने बिलावल भुट्टो साहब के साथ बात भी की है, नोटिस भी लिया है। और जब उन्होंने ये कहा कि कोर कमांडर इसकी को इन्वेस्टिगेट करें, इसका मतलब है कि यहाँ पे जो इदारों की प्रेजेंस है अच्छा, उनमें इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है डॉक्टर साहब कि ये मामला बहुत है। आपने पॉइंट उठाया, ये मैं ब्रेक ले लूं। अच्छा, बस मुझे बोलने दीजिएगा। जिसने भी ये साजिश की है, जिसने भी ये साजिश सीरियस तो बना दिया गया। मैं ब्रेक ले लूं, मैं आपको मैं ब्रेक ले लूं, वापस आऊं, मैं वापस आता हूं, मैं वापस आता हूं। मुझे ब्रेक लेने दें, लाइव प्रोग्राम है, मुझे ब्रेक लेने दीजिए, मुझे ब्रेक लेने दीजिए। ब्रेक के बाद इसको देखते हैं कि मामला सीरियस इतना है या उसको सीरियस बनाया जा रहा है एक सियासी ड्रामा करके। आफ्टर द ब्रेक नाज़रीन, वेलकम बैक। अवैस तौहीद साहब, सॉरी सईद काजी साहब, बारी यकीनन आपकी है, लेकिन सिर्फ मुझे 1 मिनट दीजिए, बिकॉज अवैस तौहीद साहब ने जो कुछ कहा है उस पर कुछ मेरे जहन में ये सवाल ये पैदा हो रहा है। अवैस तौहीद साहब, 2008 से 2015 के दरमियान इस कराची शहर की ये सूरत हाल थी कि यहाँ 3-3 दिन तक लाशें पड़ी रहती थीं, खून की होली 3 दिन खेली जाती थी। 3 पॉलिटिकल पार्टीज थी, PPP, MQM और ANP, और रहमान, और तीनों की अपने मिलिटेंट गैंग थे। रहमान मलिक साहब माफ़ी मांगने, नेगोशिएशन करने लंदन तशरीफ़ ले जाते थे अल्ताफ़ हुसैन से, फिर 3 महीने के बाद ये मामला शुरू होता था। मुझे नहीं याद पड़ता कि सिंध में कोई इतने गैरतमंद सिविल सर्वेंट और पुलिस ऑफिसर थे जिन्होंने छुट्टी दी या रिज़ाइन किया, ये कहा कि हमें ये तीनों सियासी जमातें जो हैं ये हमें अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और जो सिविक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो हमारी ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इस शहर के लोगों को ज़िंदगी का, जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ दे सकें, उनकी ज़िंदगियों की प्रोटेक्शन कर सकें, जिसकी खातर हमने यूनिफॉर्म पहना है। इनमें से कोई छुट्टी पे नहीं गया। अभी कैप्टन सफदर के मामले पे IGP साहब छुट्टी पे चले जाते हैं, 30 अफसर छुट्टी पे चले जाते हैं। हमें तो नज़र आता है कि ये सिंध की हुकूमत एक शरारत कर रही है। इसका सिविल सर्विसेज एस्ट्रा कोड के साथ जो 1973 का है उसके साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। सिविल सर्वेंट्स ऐसा नहीं करते हैं। ये खालिस्तन सिंध हुकूमत की सियासी खेल है, ये शरारत है, वो एक क्राइसिस खड़ा कर रहे हैं। क्विक कमेंट सर आपका। डॉक्टर साहब चले मैं आपकी बात को 100% मान लेता हूं, एग्री कर लेता हूं कि सिंध गवर्नमेंट ने किया, नुकसान किसका हो रहा है। बात यह है कि 2008 से 2015 आप जो बता रहे हैं वो खून खराबा मैंने खुद देखा है कराची की सड़कों पे, और पॉलिटिक्स और पॉलिटिशियंस की जो इन्फ्लुएंस वो यूज करते रहे हैं पुलिस फोर्स पे, वो भी देखा है। लेकिन इसी पुलिस फोर्स को मैंने ISI MI हमारी फौज के साथ लड़ते भी देखा है। जिहादी हो, चाहे अलकायदा हो, चाहे तालिबान हो, चाहे फिरका वाराना हो, और 90s से मैं देख रहा हूँ। रेंजर्स 94 30 नवंबर को कराची में आई थी। 19 जून 1992 को यहाँ पे फौजी ऑपरेशन हुआ था। तो कराची की वायलेंट तो है और उसमें पुलिस वालों की भी कुर्बानियां हैं। ऐसे कौन से कितने पुलिस 60-65 पुलिस वालों इंस्पेक्टर्स हैं जो MQM के मिलिटेंट्स या दूसरे मिलिटेंट्स के हाथों हम उनकी बहादुरी और कुर्बानियों को डिनाई तो नहीं कर रहे ना, कैपेबिलिटी को डिनाई नहीं कर रहे। हम ये कह रहे हैं कि ऐसा स्टैंड उन्होंने नहीं लिया जब उनको उनका रोल नहीं प्ले करने दिया गया PPP, ANP और MQM ने। तो उस वक्त तो उन्होंने नहीं कहा किसी ने कि मैं घर जा रहा हूं, ख्वाजा को देख लीजिए ना कि मुझे मेरा रोल नहीं प्ले करने देते। मेरा सपोर्ट किया उनको अगेंस्ट PPP और अगेंस्ट जरदारी कंपनी के, वो इन्फ्लुएंस कर रहे थे। चले अब मैं सईद काजी साहब को ना अभी तक ले नहीं सका मैं, चले वो हो गया क्लियर, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर हो गया। चले ठीक है, वी एग्री टू डिसएग्री ऑन दैट पॉइंट। लेकिन सईद काजी साहब आपको क्या समझ आ रही है? सईद काजी साहब, ऑल टू यू। देखिए, मैं तो आपने जो इंट्रो दिया था मैं अभी उसी में उलझा हुआ हूं। सवाल यह है कि जमीन पर सूरत अहवाल यह है कि नवाज शरीफ साहब अपने जाती और अपनी औलाद के हक हुक्मरानी के लिए उस रियासत से नबुर्दाजबा हैं जिन्होंने खुद ही इनकी शख्सियत की तामीर की थी। और अब मुझे याद ही आ रहा है कि आज आपने पहली दफा, पहले भी किया होगा, मैंने आज सुना है सोशल इश्यूज की बात की। मुझे ये बताएं, अभी 4 दिन पहले बारिशें थी, जो क्यामत थी कराची में, वो आप देख रहे थे।
हम ये सारी जो स्क्रीन चल रही है, हुक्मरान तबके की लड़ाई है, पता नहीं कौन जीतेगा कौन हारेगा। अभी कल की बात है, आज मैंने एक स्टोरी की अपने प्रोग्राम में कि लाहौर में सिर्फ 16 गाड़ियां हैं आग बुझाने की, जिसमें से 14 चलती हैं, 35 साल पुरानी है, बर्बाद होके रह गए हम। इनकी रोज लड़ाई। आप कहते हैं ना कोई तकरीबन 1200 बच्चे इन्फेंट्स मरते हैं यहां सालाना जो ट्रीटेबल डिजीजेस से। मैं ये कह रहा हूं कि ये जितना जो आपने अभी बड़ी अच्छी बात की, ये जो स्टाम एंड टी कप की बात की, ये तुम लड़ते रहो आपस में, लड़ो, किसने क्या किया हमें बताओ। सफेद भी तुम ही करते हो, स्याह भी तुम ही करते हो, मगर मुझे बताएं कि इस मुल्क के अवाम कहीं फिक्र करते हैं शाम के 7 बजे के प्रोग्राम से लेके 11 बजे तक, जिनका बुरकस निकल चुका है। एक खौफनाक जो रिसेशन है वो टकरा गया इस सैयारे से, जो उसने अमेरिका का बुरकस निकाल दिया। वहां लोग उसकी जो है वो डिसमेंबरमेंट की बातें कर रहे हैं, और वो इधर आ रहा है, और यहां पे ये खेल चल रहा है कि जनाब नहीं, मेरे औलाद जब इस वक्त तक दोबारा हुक्मरानी मुझे, और रियासत के अपने तकाजे हैं, वो देखेगी कि जनाब आपने क्या है वो अपने अंदर, और क्या एस्टैब्लिशमेंट सिर्फ अकेली पाकिस्तान में है, इंडिया में नहीं है, एस्टैब्लिशमेंट अमेरिका में नहीं है। बर्नी सैंडर्स का क्या अशर किया एस्टैब्लिशमेंट है, मैं ये नहीं कहता ठीक किया, मगर मैं ये कह रहा हूं कि इससे लड़ने का ये तरीका है जिस तरीके से हम लड़ रहे हैं। वो हम कहां फिक्र करते हैं भाई तुम्हारे जलसों में, हमारे इश्यूज कहां फिक्र करते हैं। मैं अभी और आपको फिक्र देता हूं, यहां पे खौफनाक फिक्र दे, अभी दवाइयों की कीमतें फिर बढ़ रही हैं, न जाने और कितने अजाब हैं, मगर हम रोजाना टीवी लगाते हैं, आज सफ्तर साहब पकड़े गए हैं, आज छूट गए हैं, आज बाजवा साहब पे अटैक कर रहे हैं जनाब नवाज शरीफ साहब, और कल जो है वो उनके साथ जो है बंदा भेज के जो है वो तरला माफी भी कर रहे हैं। तो आई थिंक दिस इज अ वेरी सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स एट अ वेरी क्रिटिकल टाइम। ये ग्लोब पे लोग कह रहे हैं ये काम 13-14 ये 13वीं सदी के बाद ये रिसेशन आ रहा है जो हमारी तरफ आ रहा है, बढ़ रहा है, और लुक एट किन लोगों के हाथ में हमारी डेस्टिनी है, किन, ये आप ठीक कहते हैं। मुझे बताएं, इन पुलिस वालों से ज्यादती हुई, मैं साथ खड़ा हूं, बाजवा साहब आप उनको बिल्कुल नौकरी से निकाल दें जिन्होंने ये किया था, मगर मुझे आईजी साहब ये बताएं आपके थाने में मुझ पर क्या गुजर जाती है। इस पे तो कभी आपने इस्तीफा नहीं दिया, हमें रोज लित्र मारते हैं। मुझे पता है जाती तौर पर सिर्फ 500 रुपए मिलते हैं एसएचओ को, और एएसपी की गाड़ी का जो पेट्रोल है वो 10 लीटर है, और वो कहां से रेज करता है एसएचओ। आपके पैसे आप अवाम से चिरागा से रेज करते हैं, कभी इस पे तो इस्तीफे नहीं आए, मैंने तो नहीं देखा। तो भाई तुम लड़ लो, अपने रूह राजी कर लो, हम देख लेंगे क्या होता है और क्या नहीं होता। मगर आई थिंक दिस क्राइसिस विल कैच यू अनअवेयर, यू हैव नो आइडिया कि व्हाट टाइप ऑफ द वर्ल्ड जो है जिसमें वी हैव स्टेप्ड इन। ये है हमारे एक्सल इश्यूज, और ये नहीं बहस हो रही। मौलाना फजलुर रहमान साहब लतीफे सुना रहे हैं, यहाँ पे गुजरांवाला भी जलसा हो रहा है, बिल्कुल मतलब वेयर आर वी। बिल्कुल सही। हाँ, सही काज साहब, बहुत शुक्रिया सही काज साहब, अवैस तौहीद साहब, इरशाद आरिफ साहब। हमारा वक्त जो है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है। ये सारी बहस नाजरीन दोनों आपने देखी, फैसला आपका है। मुझे थोड़ा सा इसमें कहना यह है कि कल कराची के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन जो है, रात को मैं उनके साथ था इस्लामाबाद में, जो मुझे एक बड़ी ऑप्टिमिस्टिक बता रहे थे सारी चीज़ें। वो मुझे बता रहे थे कैसे पाकिस्तान में सीमेंट की प्रोडक्शन बढ़ गई है, कैसे पाकिस्तान से गुज़श्ता चंद माह में सीमेंट एक्सपोर्ट हो रहा है। वो मुझे बता रहे थे किस तरह ऑटो कार्स यहाँ बुक हो रही हैं, ओन पे मिल रही हैं, ट्रैक्टर ज़्यादा बिकने लग गया है। वो मुझे बता रहे थे कैसे रेमिटेंसेज, स्टेट बैंक के जो नए रेगुलेशंस आए हैं उसके नतीजे में जो स्टेट बैंक के रेमिटेंसेज हैं जो एक्सपर्ट्स के, वो बढ़ते चले जा रहे हैं। एक्सपोर्ट्स मसलसल ऊपर की तरफ जा रही हैं, $25 बिलियन को 12 महीने में क्रॉस कर जाएंगी जिस तरह की सूरत हाल है। रिजर्व इस वक्त तकरीबन 12 से 13 बिलियन डॉलर के दरमियान है। पहली दफा 2 बरस में आहिस्ता आहिस्ता एक स्टेबिलिटी की डायरेक्शन जो है वो इकोनॉमी में खड़ी हो रही है। और हम देख रहे हैं कैसे टेलीविजन चैनल्स की मदद से, मीडिया के सेक्शंस की मदद से सियासी जमातें और हुकूमत के दरमियान की जो चपकलिश है वो एक बार फिर यहां पर इंतशार पैदा कर रही है, यहां पर बेचैनी पैदा की जा रही है, यहां ऐसा कोशिश पैदा की जा रही है कि जैसे मुल्क जो है वो गवर्नेबल लगे। हमें लगता है कि यहाँ पे कोई साजिश जो है वो करने की कोशिश की जा रही है। साजिश कौन कर रहा है, अंदर से कर रहा है, बाहर से कर रहा है, ये चीज़ हमारे सामने आ जाएगी बहुत जल्दी। आज इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।